हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका पांडित है और आज तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 20 एमसीक्यूज आते हैं, 10 चैप्टर्स हैं। अब बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं हम लोग, लेकिन क्या करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे कुछ 55 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एंड हर एमसीक्यू में हो सकता है 2 कंसेप्ट या 3 कंसेप्ट। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व almost 150 concepts in this single video। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज नॉट अ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई एन एक्टिविटी जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी एड्स टू ट्रेड नहीं है, यानी कि जो सपोर्टिंग सर्विस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज की, नहीं कॉमर्स में देखो बैंकिंग होता है, वेयर हाउसिंग होता है, इंश्योरेंस होता है। बैंकिंग क्या करता है, रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम पीरियड। इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बट माइनिंग जो है दैट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। इट इज नॉट एट ऑल एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आंसर हो जाएगा हमारा डी, माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, fraud by an employee is a type of businesses। which type of businesses? fraud by an employee के employee ने चोरी की, ठीक है, it is human risk। क्यों? because it is related to employee, a human। नेचुरल रिस्क कब होता? अगर नेचुरल डिजास्टर आता, नेचुरल क्लैमिटी आती, अर्थक्वेक, ड्रॉट, ठीक है, इसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा होता, नेचुरल रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क होता है अगर मार्केट में इकोनॉमिक फोर्सेस में कुछ चेंज हो रहा है। एंड फिजिकल रिस्क होता है मशीनरी आपकी कुछ डैमेज हो रही है, रॉ मटेरियल से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ ह्यूमन, दैट इज व्हाई इट इज अ ह्यूमन रिस्क। नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। इनमें से क्या रीजन नहीं है जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क हो सकता है? ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मशीन खराब हो गई, रिस्क है। इफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इफिशिएंट है, इससे रिस्क थोड़ी है, ये तो इट इज गुड थिंग। ठीक है, तो इफिशिएंट मैनेजमेंट इज नॉट अ कॉज, ध्यान देना, इज नॉट अ कॉज। राइट्स हो गए, बिजनेस में रिस्क है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, बिजनेस में रिस्क है। बट अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट है सो देयर इज नो रिस्क, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेम टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत गलती होती है। ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस के 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड सेकंड वन विल बी कॉमर्स। ठीक है, गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लगा के आ जाते हैं कि सर इसमें आंसर जो होगा दैट विल बी ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होता है, कॉमर्स का पार्ट है ट्रेड। ठीक है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड भी नहीं होगा, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। 2 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है बिजनेस की, एक तो इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन कॉमर्स, इसमें आता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। बिजनेस रिस्क के फीचर्स दिए हैं, यू हैव टू फाइंड इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क, बिल्कुल सही बात है, हम रिस्क लेते ही क्यों हैं, सही बात है। लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क या प्रॉफिट, इट शुड बी प्रॉफिट। देखो बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, बिल्कुल सही बात है। रिस्क एसेंशियल कंपोनेंट है, हर बिजनेस में रिस्क हो, कम हो ज्यादा हो होगा जरूर। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करता है नेचर एंड साइज पे, सही है। बट रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट नॉट लॉस। ठीक है, तो हमारा रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क इज प्रॉफिट, दैट्स व्हाई ये जो पॉइंट है दिस वन इज द ऑड वन आउट, दिस इज द इनकरेक्ट वन। Sixth question, XYZ is charging bare enough to cover its variable cost। X लिमिटेड एक कंपनी है जो कॉस्ट मतलब जो प्राइसिंग रख रही है केवल इतना रख रही है कि उसके जो बेसिक खर्चे हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो आउटसाइडर्स को पेमेंट करना है, केवल और केवल उतना ही पेमेंट कवर कर पा रही है। ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट में वर्क कर रही है, बट इतना ही वर्क कर पा रही है कि जितने उसके रेगुलर वाले एक्सपेंसेस हैं वो मीटअप हो पाए। तो हमें बताना है ये कौन सा गोल अचीव कर पा रही है। ठीक है, इट इज जस्ट सर्वाइविंग। प्रॉफिट नहीं हो रहा क्योंकि अभी एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही, ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती, अभी तो बिजनेस ही गई गुजरी हालात में चल रहा है, तो इट इज ऑन सर्वाइवल मोड। नेक्स्ट, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज। जब हम किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं, हम किसी और के यहाँ जॉब कर रहे हैं और बदले में हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, बिजनेस में हम अपने काम में काम करते हैं, वी आर डूइंग आवर ओन थिंग। एम्प्लॉयमेंट हो गया आंसर जब हम किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं, बदले में वी आर गेटिंग रेम्यूनरेटेड।
नेक्स्ट, सपोर्ट सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल बिजनेस। सपोर्ट सर्विसेज मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ठीक है, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं, आर क्लब्ड अंडर, किस में आएंगी अब ये, ठीक है, ये आपकी कमर्शियल इंडस्ट्री तो हो नहीं सकती, कमर्शियल इंडस्ट्री तो हम बात ही कर रहे हैं, उनको सर्विस देनी है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज किससे डील करती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज डील कर रही होती है हमारी एग्रीकल्चर से, नेचुरल रिसोर्सेज से, हमारे बाकी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। टर्शरी इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री जिसमें सपोर्ट सर्विसेज सारी कवर होती हैं, जो बाकी इंडस्ट्रीज को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो गलती बस पेपर में क्या होती है, हम नॉट नहीं पढ़ते और ये नॉट ही बैंड बजा देता है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, ट्रू स्टेटमेंट ही पूछा है, नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट यानी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। द स्कोप इज ऑफ कॉमर्स इज नैरोअर देन बिजनेस। कॉमर्स इज नैरो, बिजनेस इज वाइड। बिल्कुल एग्री करते हैं, बिजनेस का पार्ट होता है कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स के अंदर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने पहले भी डिस्कस किया कि कॉमर्स में दो चीजें होती हैं, ट्रेड एंड उसकी सपोर्टिंग सर्विसेज। फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री। फॉरेन ट्रेड परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ सेम कंट्री। फॉरेन में तो सेम कंट्री नहीं होगी ना, दैट शुड बी टू डिफरेंट कंट्री। आंसर वुड बी सी, ठीक है। कहां पे? फॉरेन ट्रेड में सेम कंट्रीज नहीं होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग डील करते हैं। लास्ट वाला क्या है? ट्रेड सर्विस एज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। दिस इज टोटली फाइन। आंसर हो गया यहां पे हमारा सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर से हम वी आर मूविंग टू द सेकंड वन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में रिस्क के ऊपर हमने बात कर ली, इंडस्ट्रीज के नेचर में बात कर ली। अब बात करते हैं हम लोग अपने चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। The first question is the liability of all co-partners. Co-partners कौन होते हैं? Those who are part of a joint Hindu family business and have some share in the ancestral property, जो collectively उन सबकी होती है, ठीक है। The liability of all the co-partners except the dash is limited to their share in the business and consequently the risk is well defined and precise. सब members की वहां पे liability कैसी होती है? Limited होती है। क्यों limited होती है? Because they are not directly involved in decision making, they are not taking decision। तो जो डिसीजन लेगा उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? वहां पे अनलिमिटेड हो जाएगी। तो बात यहाँ पे हम करेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक्चुअली डिसीजंस ले कौन रहा है? तो सारे डिसीजंस यहाँ पे कौन लेता है? इट इज बाय कर्ता। हु इज कर्ता? कर्ता इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जेएचएफ का जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, दैट इज द पर्सन जो सारे डिसीजन ले रहा है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बाकी सबकी, ठीक है, बाकी सबकी लिमिटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फर्म, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स गिवन हियर। हमें कहा गया है ऐसी कौन सी पार्टनरशिप है तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक पार्टनर्स आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट इट, वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करें। लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होती है? इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसका कुछ भी लेना देना टाइम ड्यूरेशन से नहीं है। जनरल पार्टनरशिप इज द ब्रॉड कैटेगरी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो ये भी आंसर नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज दैट पार्टनरशिप जो एक स्पेशल वेंचर के लिए, लाइक ब्रिज बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, इस तरीके से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, जो मर्जी के लिए बनाई गई है, मर्जी पे बनाई गई है, जब तक मन करेगा हम पार्टनर रहेंगे, जब मन नहीं है हम पार्टनरशिप अपनी टर्मिनेट कर लेंगे, ठीक है। अब एक पार्टनरशिप का टाइप और कौन सा रह गया? फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप कौन सी होगी? जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करी जाती है, 5 इयर्स 10 इयर्स, जो भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए तो फिक्स्ड पीरियड, स्पेसिफिक वर्क के लिए तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, बट जो अपनी मर्जी से चलेगी, पार्टनर्स की मर्जी पे चलेगी, दैट विल बी पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मेंबर्स आ रहे हैं, आते रहे, जाते रहे, कंपनी एग्जिस्ट करती है, करती रहेगी जब तक उसे लीगली वाइंड अप नहीं किया जाएगा। इस फीचर को कौन सा फीचर, कौन सा टर्म्स डिफाइन करेगा? इट विल बी परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी आती रहेगी, चलती रहेगी, फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या होता है? ओनर ऑफ बिजनेस अलग अलग है लीगली। आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है।
परपेचुअल सक्सेशन मींस मेंबर्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंपनी आगे कंटिन्यू अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कौन सा एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? दिस इज 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। 1956 किसका एक्ट है? दिस इज हिंदू सक्सेशन एक्ट, दिस इज हिंदू सक्सेशन एक्ट। 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ईयर्स पता होने चाहिए। 1965 वाला कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है सिलेबस में। 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया 1956, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया 1932। कमेंट करके बताओ इंडियन कंपनीज एक्ट कब का है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कितने रहेंगे? 2 से लेके 200 एक्सक्लूडिंग द करंट एंड योर पास्ट एम्प्लॉइज। तो आंसर विल बी 200। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स कहां से कहां तक रहेंगे? 7 से अनलिमिटेड, ठीक है। पार्टनरशिप में मेंबर्स कहां से कहां तक रहेंगे? 2 से लेके 50। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर्स कितने रहेंगे? 10 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली में कितने रहेंगे? 2 से लेके इनफाइनाइट, इन सब में इनफाइनाइट। कहां पे लिमिट्स है मैक्सिमम? पार्टनरशिप में 50 और आपकी कोऑपरेटिव प्राइवेट कंपनी में कितने रहेंगे? 200 रहेंगे। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन, कहां पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉट कंपलसरी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इट इज कंपलसरी, ठीक है। पार्टनरशिप में भी कंपलसरी नहीं है, जॉइंट हिंदू फैमिली भी कंपलसरी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपलसरी है, ठीक है। अब याद रखना, जहां पे कंपलसरी होगा वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगी, जहां पे कंपलसरी नहीं है वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। तो एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अब यहां पे भी एक चीज हम याद कर सकते हैं, देखो जिनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है वहां पे लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। जहां सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं, देखो हमेशा नहीं होता लेकिन मोस्टली यही होगा, जहां पे सेपरेट एग्जिस्टेंस है वहां लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और जहां सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मोस्टली केसेस में ही होता है। सो अभी यहां पे देखो, कंपनी में हमने अब क्या पढ़ा था? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, तो कंपनी में लायबिलिटी जो रहेगी वो होगी लिमिटेड, अनटिल अनलेस ये अनलिमिटेड कंपनी ना हो। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हमने क्या पढ़ा? कोऑपरेटिव में हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगी, तो इनकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा आंसर इसका आंसर होगा बी। ये बहुत हमारे एक माइंड में रहता है, ऑल ऑफ द अबव दिया तो आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होगा, नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। हमेशा ऑप्शंस पढ़ने हैं, ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो ये नहीं है आंसर वही होगा केवल। चलो नेक्स्ट हो, व्हाट डू वी कॉल अ कंपनी फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज। दो अलग अलग कंट्रीज के बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, दो कंपनीज पार्टनरशिप करती है तो दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर। दो लोग कर रहे हैं तो पार्टनरशिप, और दो कंट्रीज की अलग अलग कंपनी अगर मिलकर काम कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, दैट विल बी जॉइंट वेंचर। Which is the oldest and most traditional form of organizing public enterprises? Public enterprises यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे सारे बिजनेस वेंचर्स काउंट होते हैं, उसमें सबसे पुराना क्या है? तो 3 टाइप होते हैं, एक होता है हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एक हमारी होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है डिपार्टमेंटल। पब्लिक कंपनी तो ये प्राइवेट सेक्टर में आ गई, दिस इज पब्लिक कंपनी बट इट इज इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इससे मतलब ही नहीं है। 3 हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन विच इज created by a special act of parliament, government company which is registered under companies act, departmental undertaking which works under a ministry। अब सबसे पहले से क्या चलता हुआ आ रहा है? अंग्रेजों के जमाने से क्या चलते हुए आ रहे हैं? डिपार्टमेंट्स बनते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट तब से चल रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट तब से चल रहा है, तो जो बहुत पुराना, सबसे पुराना सिस्टम है दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन जो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है, जिनका एक स्पेशल एक्ट पास हुआ होगा।
और एक सिंपल तरीका देख लेना, अगर कॉर्पोरेशन लिखा तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसमें दिया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड लिखा है तो ये कंपनी हो गई, नहीं होगा आंसर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिखा है, साफ साफ लिखा है कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पूछी है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अगेन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होगा, तो आंसर में ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वर्ड के थ्रू। देन अच्छा बड़ा क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, 3 भी कर लिया, चैप्टर नंबर 4 बड़ा सा क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर। A manager gets his stock of goods insured, but he hide the fact that electricity boards had issued him statutory warning to get his factory wiring changed। बुक में भी दिया है सेम एग्जांपल कि अगर वर्क जो यहाँ हमारा मैनेजर है, मैनेजर ने इंश्योरेंस कराया बट एक बात छुपा ली कि मेरे यहाँ ना वायरिंग पुरानी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुझे नोटिस भी दे चुका है और ये बात मैंने नहीं बताई, बाद में लग गई आग शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने सारी जांच पड़ताल करी कि पैसे ना देने पड़े, उन्हें एक मुद्दा मिल गया, भैया आपको तो वार्निंग लेटर मिल चुका है, आपने तो पेमेंट किया, वहां पे वायरिंग चेंज नहीं कराई है, हमसे इंश्योरेंस करा लिया, हमें तो ये बात बताई नहीं थी, बताई नहीं थी यानी कि आपने गुड फेथ में इंश्योरेंस नहीं कराया, आपने पूरी बात डिस्क्लोज नहीं करी। सो आंसर वुड बी बी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। सब्रोगेशन नहीं होगा, सब्रोगेशन क्यों नहीं होता है, सब्रोगेशन मींस कि आपको एक बार इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, उसके बाद वो पैसा जो है मतलब उस प्रॉपर्टी से कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न कर सकते हो आप, तो दैट विल गो टू इंश्योरेंस कंपनी। इंडेमनिटी कहती है जितना लॉस हुआ उतना ही कंपनसेट करेंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है जिससे नुकसान हो रहा है उसी का इंश्योरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, आपने एक बात छुपाई है, यू हैव हिडन सम फैक्ट, दैट सिंपली मींस यू हैव डन दैट कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन अ गुड फेथ, ठीक है। नेक्स्ट, अंकुर सेव्स 3000 रुपीज एवरी मंथ, हर महीने 3000 रुपए बचा रहा है, ठीक है। बी लाइक अंकुर, विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ही शुड ओपन विद द बैंक, हर महीने 3000 रुपए बचा रहा है, हर महीने 3000 रुपए डिपॉजिट कर सकता है यानी उस अकाउंट में, तो क्या खोलना चाहिए, करंट अकाउंट, ये तो बिजनेस वाले खोलते हैं, दिन भर में ट्रांजेक्शंस आ रहे हैं जा रहे हैं पैसे, तो इससे काम नहीं चलेगा। एफडी खोल ले, फिक्स डिपॉजिट, तो एक बार पैसा जमा हो गया, अभी तो हर महीने 3000 आ रहे हैं तो ये हर महीने नहीं कर सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। व्हाट ही कैन ओपन इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हर मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट वो डिपॉजिट कर सकता है। करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेसमैन जो दिन में कई बार पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं एंड दे गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर दैट। फिक्स डिपॉजिट में भी सब डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रिकरिंग डिपॉजिट में आपका वो सेम अमाउंट, कोई भी एक स्पेसिफिक सम आप हर मंथ या हर क्वार्टर पे अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। तो फॉर अंकुर व्हाट इज बेनिफिशियल, ही कैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट, द टर्म B2B कॉमर्स स्टैंड्स फॉर B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, दिस इज नॉट एनीथिंग एल्स, दिस इज बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन डी। Your friend has joined as a manager in a company where conduct of industry, trade and commerce is done using computer network. Out of the following options, which is the right term to explain the aforesaid company? सारा काम कंपनी के अंदर हो रहा है बट थ्रू अ नेटवर्क सिस्टम हो रहा है, ठीक है, तो दिस विल बी, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब कुछ किसके अंडर कवर कर लेते हैं हम, ई बिजनेस के अंदर। तो केवल कॉमर्स बोलोगे तो ट्रेड कवर होगा, इंडस्ट्री कवर नहीं होगी, केवल इंडस्ट्री बोलोगे तो इंडस्ट्री कवर होगी, कॉमर्स कवर नहीं होगा, ट्रेड बोलोगे तो कुछ भी कवर नहीं होगा। बिजनेस के अंदर सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। बिजनेस इज द अम्ब्रेला टर्म जिसमें आपका ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज which of the following is financed by the annual budget of government and all its income is deposited in government treasury? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका पैसा भी गवर्नमेंट के बजट से आता है? अभी बजट आया था रेलवे बजट, जिसमें रेलवे के लिए था कि रेलवे को इतना इतना पेमेंट मिलेगा, रेलवे इतनी नई ट्रेन हम स्टार्ट करेंगे, तो रेलवे के लिए बजट आया। रेलवे क्या है, डिपार्टमेंट है, तो पैसा कहाँ से आता है इनका, डिपार्टमेंट का बजट से आता है। यही तो पूछ रहे हैं कि एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट से किसको पैसा मिलता है, तो किसको मिलता है, डिपार्टमेंट्स को मिलता है, और इनका पैसा भी कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। रेलवे के पास रेलवे के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। Which of the following is not a limitation of e-business? E-business की लिमिटेशन इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है वर्ड पे, नहीं, नॉट, नो, इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ना, मिस मत कर देना।
नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, ये एक चाहिए होता है। पीपल रेजिस्टेंस, पेपरलेस सोसाइटी, लो पर्सनल टच, इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक बेनिफिट है। ठीक है, लिमिटेशन देखो, हमें टेक्नोलॉजिकली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, दिस इज अ प्रॉब्लम इन ई बिजनेस, प्रॉब्लम है। पीपल रेजिस्टेंस, पीपल रेजिस्ट टू वर्क ऑनलाइन, प्रॉब्लम है, लिमिटेशन हो गई। पेपरलेस सोसाइटी, दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, हमारे यहाँ वैसे ही ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन हो रहा है, हम और पेड़ काट के और पेपर्स बनाएंगे, इट विल क्रिएट मेजर प्रॉब्लम फॉर अस इन द फ्यूचर। सो ई बिजनेस हैज दिस बेनिफिट कि पेपरलेस सोसाइटी क्रिएट होती है, तो इट इज अ बेनिफिट, इट इज नॉट अ लिमिटेशन, इट इज अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। लो पर्सनल टच, फिजिकल टच नहीं होता है, तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, बट पेपरलेस सोसाइटी क्या है, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विनीता सोल्ड हर ओल्ड स्कूटी ऑन OLX.com इज एन एग्जांपल ऑफ, विनीता ने अपनी पुरानी स्कूटी OLX पे बेच दी। अब ये किसका एग्जांपल है? ठीक है, दिस इज नॉट B2B, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। अब विनीता ने बेची, विनीता इज अ कस्टमर, पुरानी कस्टमर है, OLX पे बेची यानी किसी और कस्टमर को बेची होगी, तो व्हेन अ कस्टमर इज सेलिंग इट टू अनदर वन, इट इज C2C कॉमर्स। B2B कब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को बेचा, B2B। ठीक है, इंट्रा भी होता है जब दो फर्म्स के बीच में हो, B2C कब होता है, जब एक बिजनेस और एक कस्टमर के बीच में हो। बट जब एक तरफ कस्टमर है, खरीदने वाला भी कस्टमर, बेचने वाला भी कस्टमर, तो दैट विल बी C2C कॉमर्स। नेक्स्ट मैच करना है अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर्स हैं हमारे। ठीक है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है? शेयर होल्डर्स के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स किसके लिए होंगे? कस्टमर्स के लिए होंगे। तो फॉर थर्ड इट शुड बी ए, फॉर थर्ड इट शुड बी ए, तो थर्ड के लिए ए दो जगह हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। ओबे लॉज, वी हैव टू ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसने बनाए होंगे लॉज? ठीक है, शेयर होल्डर्स ने नहीं, वर्कर्स ने नहीं, किसने बनाए होंगे? गवर्नमेंट ने बनाए होंगे। सो फॉर फोर्थ इट शुड बी बी। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। चेक कर लो, शेयर होल्डर के लिए सी बोला गया, शेयर होल्डर्स को एक प्रॉपर रिटर्न मिलता रहे एंड वर्कर्स को कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलती रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेसमैन को संभालनी चाहिए। टू टेक मेजर्स टू अवॉइड पॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड, कि हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी? गवर्नमेंट के लिए, शेयर होल्डर के लिए, कम्युनिटी के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। दिस इज फॉर कम्युनिटी। गवर्नमेंट के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम गवर्नमेंट के सारे रूल्स, सारे लॉ, सारा ऑर्डर, सब कुछ फॉलो करें, टैक्स एविजन ना करें, ये दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस क्या है, कि जिन्होंने पैसा लगाया दे शुड गेट अ प्रॉपर रिटर्न, यू हैव टू यूज द रिसोर्सेज मेटिकुलसली सो दैट देयर रिसोर्सेज गिव देम the best return of their investment. Towards employee, we have to pay them a competent salary, we have to give them good salary, we have to give them a good environment, a highly motivated environment. This is also a social responsibility towards employee. But to avoid pollution, this is toward the whole community. इसमें सब लोग कवर हो गए, सबके लिए पॉल्यूशन तो सबको इंपैक्ट करेगा ना, सो इट इज फॉर कम्युनिटी। नेक्स्ट, एथिक्स आर बेस्ड ऑन, जो मेरे एथिक्स हैं, जो आपके एथिक्स हैं, जो सबके लिए एथिक्स रहेंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे? उनकी सोशल वैल्यूज पे। ठीक है, कि सोशली वो मॉरली कितने ज्यादा, सोशल कंफ्यूजन, इट इज फॉर मॉरल वैल्यू नॉट सोशल वैल्यू। ठीक है, जो भी आपके एथिक्स हैं वो किस पे बेस्ड है? मॉरल वैल्यू पे बेस्ड है। ठीक है, 31. It is an intellectual property right which prohibits the unauthorized use of the art or literary work including reproducing or distributing it. इनमें से कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जिसकी वजह से आप किसी का भी आर्ट या लिटरेचर का वर्क, आर्ट लिटरेचर वर्क, कोई मूवी, कोई सॉन्ग, कोई बुक कॉपी नहीं कर सकते हो? कॉपी नहीं कर सकते हो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स। पेटेंट्स किसके लिए होगा? अगर आप टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, उसको अगर आपने सेफगार्ड करना है, ठीक है, उसके लिए आप पेटेंट्स लोगे। आपका कोई अपना लोगो है, कोई डिजाइन है, आपको उसको सेव करना है, ब्रांड का आपका मार्क है, ट्रेडमार्क लोगे। कोई आप क्या कहते हैं, किसी चीज को परमिशन लेके आए, उसके लिए आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, बट कॉपीराइट्स किस लिए होंगे? आर्ट एंड लिटरेचर के लिए कॉपीराइट्स, टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट्स, एंड फॉर योर डिजाइन। ठीक है,
जो आपका स्पेशल कुछ डिजाइन है, आपका ब्रांड की इंफॉर्मेशन जिससे मिल रही है, दैट विल बी रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क. नेक्स्ट इज which of the following source of finance is used by the company for long term fund generation and is not secured by assets. दो चीजें पूछी हैं, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए और नॉट सिक्योर्ड भी होना चाहिए. ठीक है, डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बिल्कुल है, लंबे समय तक के लिए होते हैं, बट सिक्योर्ड यूजुअली होते हैं, उसके बदले कुछ ना कुछ आपने सिक्योरिटी रखी होती है. डिवेंचर्स तो आंसर नहीं होगा. इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इररिडीमेबल होते हैं. इररिडीमेबल मींस जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी इनका रिपेमेंट होगा, बाकी सबको तो तब भी एक टाइम के बाद रिपेमेंट हो जाता है. तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये सिक्योर्ड होते हैं? सिक्योर्ड भी नहीं होते. ठीक है, कुछ गिरवी रखा नहीं जाता है, अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी है, तो इक्विटी शेयर हमारा आंसर हो गया. ये सब चाहे लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब लॉन्ग टर्म है, बट ये सिक्योर्ड नहीं है. ये सब सिक्योर्ड है, मतलब इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एसेट्स आपने मॉर्गेज करी होंगी, कुछ सिक्योरिटी दी होगी कि अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पाए तो हम आपको इन एसेट्स को बेच के पैसा दे देंगे. बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर ये नहीं होता. नेक्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट आर यूजुअली टेकन फॉर अ पीरियड अप टू डैश एंड डैश. दो चीजें पूछी हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स का टाइम पीरियड और ट्रेड क्रेडिट का. पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से हमने पैसा लिया, दैट गोज फॉर 3 इयर्स. कहां है? यहां भी है और यहां भी है. ट्रेड क्रेडिट जो उधार पे सामान परचेज करते हैं, यूजुअली इट इज फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, 6 या 3 उधार सामान 90 डेज, 90 डेज मतलब 3 मंथ्स. So 3 years and 3 months. Answer is C. ठीक है, public deposit 3 years, trade credit 3 months. Which of the following is the source for raising borrowed fund? Borrowed fund के लिए कौन यूज होगा? Retained earning, owners fund. Issue of debenture, borrowed fund. Public deposit, ये भी borrowed fund. ठीक है, public deposit और equity shares में कंफ्यूज मत होइए. Public deposit borrowed fund का पार्ट है, एक टाइम के बाद इनका पैसा भी हम रिटर्न कर देंगे. तो बी भी है और सी भी है, तो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ व्हिच इज कॉल्ड डिविडेंड. ये तो प्रॉफिट का हिस्सा होता है. प्रॉफिट तो खुद ही एक चीज होती है. इंटरेस्ट हम डिवेंचर्स के लोन्स के अगेंस्ट देते हैं. कंपनी की कैपिटल, ठीक है, जिसमें डिवाइड हुई वो क्या होता है? शेयर. ठीक है, whole capital of company is divided into smaller part, each part is called a share. Next, which of the following instrument can be used for tax saving? टैक्स कब बचेगा? जब अगर देखो आपने प्रॉफिट अर्न किया होता है, उस प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है. टोटली अग्रीड. अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस. तो अगर आपने कोई ऐसी सिक्योरिटी ली है जिसमें आपको कोई एक्सपेंस बन रहा हो, ठीक है, तो आपको वहां पे टैक्स बच जाएगा क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा. मतलब दो होते हैं, वो ओनर्स फंड होता है, बोरोड फंड होता है. ओनर्स फंड में हम डिविडेंड देते हैं, बोरोड फंड में इंटरेस्ट देते हैं. अगर बोरो करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, उतना प्रॉफिट कम हो गया. प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स कम हो गया. अगर ओनर्स फंड लिया है तो इंटरेस्ट है नहीं, एक्सपेंस है नहीं, वहां पे टैक्स आपका हाई जाएगा. तो टैक्स बचाने के लिए क्या लेना है? बोरोड फंड लेना है. बोरोड फंड क्या है? देखो इसमें रिटेन्ड अर्निंग, अपना पैसा नहीं आएगा. प्रेफरेंस शेयर्स अगेंस्ट शेयर्स हो गए, अपना पैसा. ओनर्स फंड नहीं होगा. डिवेंचर्स हो गया, बोरोड फंड हो गया. बोरोड फंड हुआ यानी कि इस पे क्या पे करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे. हमने जो प्रॉफिट कमाया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें माइनस होगा इंटरेस्ट, फिर बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, और उस पे हम लगाएंगे टैक्स. फिर हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो इफ वी हैव अर्न 100, ठीक है, इंटरेस्ट गया अगर 10 रुपीज तो 90. अगर टैक्स हम कहते हैं 50% भी है, देखो डिफरेंस क्या होता? अगर हमारे पास इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हमें करना होता तो हम 100 पे टैक्स देते हैं. 100 पे 50%, 50 रुपीज का टैक्स देते हैं. बट क्योंकि अब हमारे पास एक एक्सपेंस इंटरेस्ट भी है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है? केवल 90 रुपीज. आप 90 पे दोगे अपना टैक्स, 90 पे 50%, दैट मींस यू विल गिव 45 रुपीज ओनली. तो आपका यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया, आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो टैक्स सेविंग के लिए क्या यूज करना है? बोरोड फंड यूज करना है. बोरोड फंड में कुछ भी दिया, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक में या कहीं से भी हो, इस केस में आंसर विल बी डिबेंचर्स. मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश एंड इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप्स. ठीक है, बढ़िया इंसान है मिस्टर एक्स, पैसा बच गया, बहुत आराम से कह रहे हैं मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, कहाँ लेके जाऊं? किसी बिजनेस में लगा देता हूं. ठीक है, तो बिजनेस में जो ऐसे लोग पैसा लगाते हैं तो क्या है वो? क्राउड फंडिंग. क्राउड फंडिंग होता है जब पब्लिक से हम छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करते हैं. वेंचर कैपिटल, जो प्रोफेशनल्स लगे होते हैं इस काम में.
बूटस्ट्रैपिंग जो अपने फंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, एंजल इन्वेस्टमेंट जो फरिश्ते आते हैं हमारे, तो ये क्या है, मिस्टर एक्स फरिश्ता ही तो है, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, कह रहे लगा दे रहा हूँ, प्रोफेशनल नहीं है, वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, ठीक है, ही इज एन एंजल इन्वेस्टर, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, सरप्लस कैश था, और उन्हें किसी भी अपकमिंग बिजनेस में पैसा लगाने को वो रेडी हो गए। सो इन दिस केस ही विल बी एन एंजल इन्वेस्टर। कॉपीराइट प्रोडक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर, अभी पीछे डिस्कस किया था, कॉपीराइट इसलिए होता है आर्ट एंड लिटरेरी वर्क के लिए, तो लिटरेरी वर्क के लिए होता है, म्यूजिक के लिए होता है, आर्ट के लिए होता है, असेंबलिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है, आंसर विल बी असेंबलिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 10 करोड़, इसमें ना दो आंसर हो सकते हैं, माइक्रो भी और स्मॉल भी। माइक्रो की लिमिट कहां तक होती है, अप टू 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, और 10 तक जाएगा तो स्मॉल। सो इन दिस केस हम आंसर किसको लगाएंगे, स्मॉल को लगाएंगे, ठीक है। अगर 1 करोड़ से कम पूछ होता स्पेसिफिकली तो माइक्रो, अदरवाइज 10 से कम ब्रॉड फिगर पे फोकस करेंगे, दैट विल बी अ स्मॉल एंटरप्राइज। 100 तक जाएगा तो मीडियम एंटरप्राइज, 100 से भी ऊपर जाएगा तो इट विल बी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। Next, National Small Industry Corporation (NSIC) was set up in the year 1955. ठीक है, कब बने, 1955, ओके, 1955। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस कर लिए, 15 और, ठीक है। आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत से कॉमन क्वेश्चंस इसी हम लोग वीडियो में कवर करेंगे, बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ अकाउंट्स की वीडियो भी तुम्हारे लिए, जिसमें विल कवर ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस एंड इजिली 200 कंसेप्ट्स, ठीक है। तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। As per notification issued by the Ministry of Commerce and Industry, a startup means with reference to a time period, स्टार्टअप कितनी ड्यूरेशन तक का माना गया कि इससे पुरानी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, तो अप टू 5 इयर्स, ठीक है। उससे पुराना बिजनेस आपका है तो स्टार्टअप नहीं है, स्टार्टअप के लिए इट इज अप टू 5 इयर्स। रिटेलर्स हु हैव नो फिक्स्ड प्लेस फॉर सेल, ठीक है, जिनकी फिक्स कोई जगह नहीं है तो वो कौन हो जाएंगे, दोज विल बी इटिनरेंट्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स, हॉकर्स, एवरीवन कम्स अंडर इटिनरेंट्स, ठीक है। इटिनरेंट्स इज द अम्ब्रेला टर्म अगेन, जिसके अंदर सारे आपके वो लोग आते हैं जिन पे फिक्स प्लेस नहीं है सामान बेचने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर कौन सा नहीं है, लोकेटेड सेंट्रल प्लेस होते हैं, बड़े साइज में होते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, बट ये 24/7 शॉपिंग नहीं, वो ऑनलाइन शॉपिंग होती है कि रात को 2 बजे मन कर रहा है अमेजोन से, अच्छा ये मंगा लेता हूँ, वो आपका 24/7 शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं होता है। अब होते हैं कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर जो 24/7 शॉपिंग भी अलाउ करते हैं, बट इट इज नॉट अ फीचर ऑफ एवरी डिपार्टमेंटल स्टोर, इसलिए ऑड बना होता है। The orders are received, goods are mailed directly to buyer in which of the following form, ठीक है। तो जिसमें ऑर्डर्स आए एंड मेल करा, सामान उनको कुरियर कर दिया गया, उनके घर पहुंच गया, डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं होगा, चेन स्टोर में नहीं होगा, शॉपिंग मॉल में बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज मेल ऑर्डर हाउस, ठीक है। मेल ऑर्डर हाउस में हमने यहाँ से ऑर्डर किया, उन्होंने वहां से हमारा सामान हमें मेल कर दिया। रिटेलर्स हु सेल देयर गुड्स ऑन कार्ट ट्रैवलिंग स्ट्रीट टू स्ट्रीट आर नोन एज, जो लोग अपना सामान कार्ट पे रख के स्ट्रीट टू स्ट्रीट ट्रैवल करते हैं और सामान बेचते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चीप जैक्स? नहीं, चीप जैक्स आर जो स्मॉल अपने प्लेटफॉर्म्स पे सामान बेचते हैं, चीप जैक्स वो होते हैं। हॉकर्स, हॉकर्स आर द पीपल जो ट्रैवल करते हैं, हर गली में सामान बेचते हैं, वो होते हैं हॉकर्स। मार्केट ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मार्केट लगाता है, थर्सडे मार्केट, संडे मार्केट, यूजुअली हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार मार्केट लगाते हैं, जो पीरियोडिकली मार्केट लगाते हैं, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। पेवमेंट वेंडर्स, पेवमेंट मींस जो फुटपाथ पर सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो पेवमेंट वेंडर्स। गली गली घूमने वाले कौन होते हैं, हॉकर्स होते हैं। गली गली घूमे, चलो आगे देखते हैं 46। Which of the following is not the type of goods sold by specialty shops? स्पेशलिटी शॉप जो स्पेशल अपनी कुछ खासियत रखती हैं, उनमें कौन सा सामान इनसे नहीं बेच सकता। चिल्ड्रंस गारमेंट, उनकी स्पेशलिटी है बच्चों के कपड़े बेचते हैं। लेडीज शूज, ठीक है, उनकी स्पेशलिटी है लड़कियों के जूते बेचते हैं। टॉयज एंड गिफ्ट, स्पेशलिटी और टॉयज एंड गिफ्ट बेचते हैं। यूज बुक्स, कहोगे सर ये भी तो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी है, बट दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्पेशलिटी स्टोर। इनको कौन सी शॉप पे बेचा जाएगा, ये आपके जाएंगे सेकंड हैंड गुड शॉप में, ठीक है। दीज आर सोल्ड अंडर सेकंड हैंड गुड शॉप।
जो यूज्ड आइटम्स हैं ये आपके स्पेशलिटी स्टोर में सेल नहीं होंगे। नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज निर्मला सीतारमन जी, हमारी यानी कि कौन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया भाई। इन केस ऑफ चेन स्टोर्स देयर इज नो फियर ऑफ बैड डेट्स एज ऑल द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस। ये बात सही है। सेल्स चेन स्टोर में कोई डर नहीं है बैड डेट्स का, बिकॉज क्रेडिट पे सेल हो रहा है। अब क्रेडिट पे सेल हो रहा है तो बैड डेट्स होंगे। क्रेडिट पे सेल करोगे तभी तो हो सकता है कोई पैसे लेके भाग गया, कैश पे बेचोगे तो नहीं होगा। एंड उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, चेन स्टोर पे हम क्रेडिट सेल ही नहीं करते हैं। चेन स्टोर केवल डील करते हैं किसमें, कैश बेसिस पे डील करते हैं, क्रेडिट सेल में डील करते नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। चलो ये तो गलत हो गया भाई। इन चेन स्टोर सेल्स आर मेड ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट बेसिस। ये भी अभी हमने क्लियर किया कि केवल किस में डील करते हैं, केवल कैश बेसिस पे डील करते हैं, क्रेडिट में ये डील नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Rajiv, an exporter, sent a complete information about the quality, grade, size, weight, type of packing about the product on his inquiry. Such number of quotation prepared is known as, जो ये पूरी डिटेल उन्होंने लिख के दी, ये सामान बेच रहा हूँ, इतना रेट है, इतनी क्वांटिटी, एवरीथिंग, ठीक है। अभी इंक्वायरी पे भेजी है, ठीक है, भेजी कब है, इंक्वायरी पे भेजी है। दिस इज कॉल्ड अ परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। इंटेंट ऑर्डर होता है आपका, लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, परफॉर्मा, बहुत सारे नाम है, बट जो मेन नाम हम एक्सपोर्ट प्रोसेस में यूज करते हैं दैट इज परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। और इंडेंट, ऑर्डर होता है इंडेंट, इंटेंट नहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बात करें इंक्वायरी पे जो आपने केवल एक अपनी तरफ से ब्रोशर भेजा है, दैट इज परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मेंस इनवॉइस इज इशूड बाय, अगेन आ गया सेम वही, उसी का घुमा के पूछ लिया। कौन इशू करेगा परफॉर्मा इनवॉइस, जो एक्सपोर्ट कर रहा है। किसको देगा, जिसने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर। शिपिंग कंपनी से कोई मतलब नहीं है, इंपोर्टर नहीं दे रहा है, इंपोर्टर इंक्वायरी कर रहा है, एक्सपोर्टर बना के दे रहा है इंपोर्टर को, भाई मैं ये सामान बेच रहा हूं, ये प्राइस है, तुम्हारा अगर पड़ता बैठ रहा है तो मुझसे सामान खरीद। Dash is a document prepared by the shipping company to acknowledge the receipts of goods on board the ship and gives an undertaking to carry them to the port of destination. The document, which is the most important document in the export process, is bill of lading. लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जो हमारा इंपोर्टर है वो अपने बैंक से लिखवा के देता है दैट दिस पर्सन हैज क्रेडिट वर्दीनेस, दिस पर्सन हैज दिस मच बैलेंस इन हिज अकाउंट, ही कैन सिंपली मेक योर पेमेंट्स इन फ्यूचर। तो एक गारंटी होता है कि पेमेंट हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये जो एक्सपोर्टर है वो अपनी कंट्री से एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जनरेट करवा के देता है इंपोर्टर को, सो दैट उसको अपने कंट्री में कुछ टैक्स बेनिफिट्स या अदर कोई भी बेनिफिट्स जो कंट्रीज के बीच में साइन हो रखे हैं वो मिल सके। कमर्शियल इनवॉइस इज द फाइनल बिल। बिल ऑफ लेडिंग क्या है, ये शिपिंग कंपनी देती है एक एक्नॉलेजमेंट कि आपने हमारे शिप पे अपना सामान रखवा दिया है, एंड ये एक रिसिट, ये एक एक्नॉलेजमेंट एंड एक ये टाइटल ऑफ गुड्स, तीनों पर्पस सर्व करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ राइट प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। इफ आई एम इंपोर्टिंग फ्रॉम समवेयर, क्या प्रोसेस रहेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस ले लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। ट्रेड इंक्वायरी ऐसे कौन करेगा, ऑर्डर करने के बाद ट्रेड इंक्वायरी कौन करेगा, ये तो नहीं हो रहा। अगला देखते हैं, इंक्वायरी करी, लाइसेंस ले आए, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट ले आए और गुड्स आ गए, ठीक है, लग तो रहा है। अगला क्या है, अराइवल ऑफ गुड्स, गुड्स आ गए, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, और फॉरेन एक्सचेंज आ गया, और लेटर ऑफ क्रेडिट बाद में थोड़ी आएगा सामान के, तो ये तो नहीं होगा, इस पे अभी डाउट है मुझे। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, ट्रेड इंक्वायरी, शिपमेंट का एडवाइस आने के बाद ट्रेड इंक्वायरी नहीं करने का कोई मतलब है। क्या रहेगा प्रोसेस, पहले इंक्वायरी करी, लाइसेंस अरेंज किया, लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज किया और गुड्स आ गए हमारे पास, तो आंसर इज, ठीक है। कई बार सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे तसल्ली से, ताकि माइनर डेविएशंस भी ना हो। व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, 1 जनवरी 1995, 1995, 95 में आधे लोग घूम गए, ये क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज 1 जनवरी 1995। अच्छा, किसकी जगह पे आया था ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किसको रिप्लेस किया था, इट वाज GATT,
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस करके कौन आ गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO. Which of the following document is not required in connection with an import transaction? Import में इनमें से क्या नहीं चाहिए? ठीक है, इनमें से कौन सी चीज इंपोर्ट वाले को नहीं चाहिए? बिल ऑफ लेडिंग, कहोगे तो सर शिप वालों ने एक्सपोर्टर को दिया था, लेकिन सामान तो इंपोर्टर उतरवाएगा, उसे चाहिए होगा. शिपिंग बिल चाहिए, कितने पैसे लगे, हम पता चले 10,000 लगे, 1 लाख का बिल बना दिया, चाहिए. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बेनिफिट्स लेने अपनी कंट्री में गवर्नमेंट से, चाहिए. शिपमेंट एडवाइस, ये तो किसके बीच में? एक्सपोर्टर और शिपिंग कंपनी के बीच में. इसमें यहाँ पे इंपोर्टर से कोई भी लेना देना नहीं है. सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंपोर्ट प्रोसीजर. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड, व्हिच गवर्नमेंट एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013? कंपनीज एक्ट में कौन सी गवर्नमेंट एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट में क्या रजिस्टर होती है? केवल कंपनीज रजिस्टर होती है. तो आंसर विल बी गवर्नमेंट कंपनी. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, पूरा वीडियो एंड होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए, होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा. डाउट्स अगर कहीं पे कुछ भी हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना. इसके अलावा और क्वेश्चंस अगर चाहिए देन प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और क्वेश्चंस भी आते रहेंगे. इंस्टाग्राम पे मैं डेली का एक क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द इंस्टाग्राम ऑल्सो. कैप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरे सारे डिटेल्स दे दूंगा. एंड 1 से 2 दिन के अंदर we are going to solve 100 MCQs of accountancy. So make sure channel subscribe कर रखा हो so that the video reach you on time. आपके एग्जाम से पहले आपके पास वीडियो आ जाए. लाइक करिए इस वीडियो को अगर पसंद आई हो, कमेंट करिए आपके प्रॉब्लम्स, एंड इसके साथ साथ शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को जिनको रिक्वायरमेंट हो सकती है इस वीडियो की. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल.